हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डीएनए आइसोलेशन। तो जब भी हम किसी भी लैब में काम करते हैं तो आई थिंक ये टेक्निक सबसे कॉमन होती है, जहाँ पे हमको मल्टीपल सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करना रहता है। तो डीएनए आइसोलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या-क्या फैक्टर्स, क्या-क्या केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं, उस केमिकल का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So if you are liking the content and the quality of everything, then just please subscribe the channel and please like the video. Okay, let's move ahead. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन होता क्या है? तो डीएनए आइसोलेशन एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का मेथड है जो कि हम यूज करते हैं डीएनए को सेपरेट करने के लिए उसके अदर सेलुलर कंपोनेंट से। तो हमें पता है कि डीएनए हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो उस डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर लेके आना, फिर न्यूक्लियस से बाहर लेके आके सेल से बाहर लेके आना, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए आइसोलेशन कहते हैं। अब वो सेल में अदर कंपोनेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो वो प्रोटीन हो जाता है, लिपिड्स हो जाता है, आरएनए हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी सेल में रहती, बेसिकली हमारा सेल इन्हीं चीज़ों से मिलके बना होता है, राइट? तो इसी चीज़ों से डीएनए को अलग करना, डीएनए को सेपरेट आउट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए आइसोलेशन कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि डीएनए आइसोलेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों हम डीएनए आइसोलेशन करते हैं। तो हम जितनी भी टेक्निक्स करते हैं, जैसे हम पीसीआर करते हैं, उसका वीडियो भी चैनल पे पड़ा है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि पीसीआर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो हम जब पीसीआर करते हैं, हम जब किसी डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, या हम फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, या फॉरेंसिक्स में मोस्टली जो डीएनए फॉरेंसिक का कोर होता है, वहां पे हम डीएनए को ही एज़ अ सैंपल यूज़ करके मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन उसी उसी प्रोसेस से लीड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको जो चीज़ चाहिए रहती है वो क्या होती है, डीएनए। तो हमें पता है कि डीएनए हमारा एक तरह का जेनेटिक मेकअप है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे सारे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे सारे बॉडी की फंक्शनिंग जिस चीज़ पे टिकी हुई है, जिस चीज़ की वजह से काम कर रही है, वो क्या है, डीएनए, राइट? तो हमारे जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कि हमें कौन से डिसीज़ है, कौन से डिसऑर्डर्स हैं, क्या-क्या पैथोजन वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं एज़ अ सैंपल, डीएनए को यूज़ करते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक के जितने भी रिसर्च एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी हम डीएनए आइसोलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए डीएनए आइसोलेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी स्टडीज़ हो रही हैं, उसका जो कोर है, वो जो जिस जिस सैंपल पे बेस्ड है, वो सैंपल क्या होता है, डीएनए। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें किन-किन चीज़ों से डीएनए मिल सकता है, क्या-क्या सोर्सेज़ हैं जिससे हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया सोर्स जो होता है वो होता है ब्लड, राइट? ब्लड में हमारे आरबीसीज़ में हमेशा डीएनए नहीं होता है, राइट? तो आरबीसी क्योंकि नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, तो नॉन न्यूक्लिएटेड है मतलब न्यूक्लियस नहीं है, तो उसमें डीएनए नहीं होगा। हमेशा डब्ल्यूबीसी में ही डीएनए प्रेज़ेंट रहता है, क्योंकि वही न्यूक्लिएटेड रहती हैं। इसके बाद बोन्स। बोन्स ऐसा सैंपल है कि आपने उसको सालों-साल कहीं पे मिट्टी में वो कोई डेड बॉडी को बरी कर दिया है, या कहीं बहुत पुरानी डेड बॉडी मिली है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उससे डीएनए निकालना ईज़ी रह जाता है, क्योंकि बोन सबसे लेटली डिकम्पोज़ होता है, राइट? तो डे बोन से बहुत अच्छी क्वालिटी का डीएनए आता है। तो बोन एक बहुत अच्छा सैंपल हो जाता है। हेयर से भी आप डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। हेयर में ख़ास बात क्या हो रहती है कि हेयर में एक तो 2 रीजन होते हैं हेयर के, एक होता है हेयर शाफ्ट और एक होता है हेयर का रूट। तो रूट से आप हमेशा न्यूक्लिएटेड डीएनए आइसोलेट करोगे, क्यों? क्योंकि वो रूट में कहीं न कहीं एक सेल का पार्ट अटैच रहता है, ठीक है? और जो शाफ्ट रहती है उससे आप माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस रहती है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, बट आई थिंक अभी उसमें बहुत टाइम है। तो हेयर एक बहुत अच्छा सोर्स है डीएनए का। बैक्टीरियाज में खुद का डीएनए होता है, तो जब हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं, किसी तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भी यूज़ करते हैं। प्लांट्स का खुद का डीएनए होता है, और भी बहुत सारे सैंपल्स होते हैं। जैसे आप स्किन से, एपिथेलियल सेल से डीएनए आइसोलेट कर सकते हो, आप अपने सलाइवा से डीएनए आइसोलेट कर सकते हो, आप सीमेन से डीएनए आइसोलेट कर सकते हो, आप वेजाइनल फ्लूइड से डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। तो ऐसा ह्यूमन बॉडी का, लिविंग का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिससे आप अपना डीएनए आइसोलेट ना कर पाओ। टूथ बहुत अच्छा सोर्स होता है डीएनए का। तो ये सारे सोर्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डीएनए आइसोलेशन में।
नेक्स्ट, अब सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे डीएनए आइसोलेशन काम करता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल 3 होते हैं बेसिक, कि हम सबसे पहले सेल को लाइस करेंगे, सेल लाइसिस करेंगे। उसके बाद जब सेल लाइसिस हो जाएगा यानी कि सेल फट जाएगा। सेल लाइसिस का मतलब होता है सेल के कवरिंग का ब्रेकडाउन होना, सेल का ब्रेकडाउन हो जाना। जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसमें जितने भी प्रोटीन और जितने भी कंटामिनेंट्स है वो सारी चीजें रप्चर हो जाएंगी, उनको रिमूव करना। एंड रिमूव करने के बाद जब डीएनए आपने निकाल लिया तो उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करना। उस डीएनए को अपने पास स्टोर करने के लिए आपको डीएनए को प्रेसिपिटेट करना रहेगा। कैसे करते हैं वो चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आप ये समझो कि आइसोलेशन का बेसिक पर्पस यही हो रहा है कि आप डीएनए को निकाल रहे हो। प्रिंसिपल उसका यही है कि जितने भी कंपोनेंट है, अदर सेलुलर कंपोनेंट्स है, उनसे आप डीएनए को एंजाइमेटिक मेथड से टेम्परेचर देके, प्रेसिपिटेट करके, मल्टीपल केमिकल्स को यूज करके, चिलेट आउट करके आप ओवरऑल क्या चीज अपने पास रख रहे हो, दैट इज डीएनए, जो कि आप उसको यूज करोगे किसी भी प्रोसेस में। नेक्स्ट, अब देखो सेल लाइसिस क्या होता है। तो सेल लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग द सेल्स। आप अपने सेल्स को जो ले रहे हो उसको लाइस कर लो, उसके सेल वॉल को, उसके सेल्स को रप्चर कर दो, उसको तोड़ दो ताकि डीएनए बाहर आ जाए। तो उसका पर्पस क्या रहता है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ओपन करोगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ओपन करोगे और डीएनए को बाहर ले आओगे। मेथड क्या क्या हो सकते हैं कि लाइसिस के लिए आप मल्टीपल टाइप के लाइसिस बफर को यूज कर सकते हो। तो लाइसिस बफर मतलब ऐसा बफर जो डीएनए के सेल लाइसिस में हेल्प करे। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें डिटर्जेंट होते हैं, एसटीएस होता है, एसटीएस एक एनायनिक डिटर्जेंट है, ट्राइटोन होता है। ठीक है, ये सारे डिटर्जेंट होते हैं जो कि सेल के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ईडीटीए होता है, ईडीटीए एज अ चिलेटिंग एजेंट काम करता है। मतलब क्या चिलेटिंग एजेंट का हुआ कि जितने भी आयनिक फॉर्म ऑफ कंटामिनेशन है जैसे मैग्नीशियम, सोडियम और भी मल्टीपल पोटेशियम, ठीक है, और डीएनएस को इनहिबिट करने का काम, तो ये सारी चीजों को हटाने का काम कौन करता है, ईडीटीए करता है। इसके बाद ट्रिस बफर, ट्रिस बफर का काम क्या रहता है, पीएच को मेंटेन करना। किसी भी केमिकल की फंक्शनिंग के लिए, किसी भी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए आपको उसको एक प्रॉपर पीएच देना रहता है। तो उस पीएच को मेंटेन करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ट्रिस बफर कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम डीएनए को बाकी के अदर सेलुलर कंपोनेंट से आइसोलेट कर लेते हैं, सेल लाइसिस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंटामिनेंट्स। तो रिमूवल प्रोटीन का कैसे करते हैं, प्रोटीन का रिमूवल मतलब प्रोटीन को हटा देना। प्रोटीन को हटाने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज प्रोटीनेज एंजाइम। प्रोटीनेज मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। तो प्रोटीनेज के एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे जो कि सेपरेट करेगा प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड से। तो इसको हम फेस सेपरेशन मेथड भी कहते हैं, आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या हुआ कि हमने प्रोटीन को भी रिमूव कर लिया, सेल लाइसिस करा, सेल लाइसिस करने के बाद प्रोटीन का रिमूवल कर लिया। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे डीएनए का प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कैसे करेंगे, प्रेसिपिटेशन हम एथिनॉल या आइसोप्रोपेनॉल को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए जो होता है वो अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। तो हम ऐसा कोई कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे जिसमें हमारा डीएनए सॉल्युबलाइज हो जाए, जिसमें हमारा डीएनए घुल जाए। राइट, तो हम ऐसा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करेंगे जिसकी पोलैरिटी डीएनए की पोलैरिटी से सिमिलर ना हो। राइट, तो हम यूज क्या करते हैं, एथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल। फिर हम जब प्रेसिपिटेट करते हैं ना तो डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आता है। एक छोटा सा थ्रेड दिखता है हमको हमारे सोल्यूशन में, और वही थ्रेड हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसका पैलेट बना लेते हैं और बाकी की चीजें सेल के एमसीटी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, ओके, अब प्रेसिपिटेट तो हमने कर लिया डीएनए, लेकिन अभी भी डीएनए के उस सोल्यूशन में कुछ ना कुछ कंटामिनेंट्स हैं। तो वो कंटामिनेंट्स कैसे हटाते हैं, उसके लिए हम 70% एथेनॉल से वॉशिंग करते हैं। 70% एथेनॉल, क्यों, क्योंकि अगर हम 100% एथेनॉल ले लेंगे तो वेपराइज हो जाएगा। राइट, तो हम मोस्टली 3 बार इसकी वॉशिंग करते हैं 70% एथेनॉल से। एंड एथेनॉल से वॉशिंग करने के बाद एक बार हम 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉशिंग करते हैं ताकि जितना भी छोटा मोटा गंदगी डीएनए के सोल्यूशन में बचा है वो हट जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, डीएनए को टीई बफर या न्यूक्लियस फ्री वाटर में क्या कर लेते हैं, उस पैलेट को डिसॉल्व कर लेते हैं। हालांकि मैं लैब में जब आइसोलेशन कर रही हूँ उसके वीडियोस भी रिकॉर्ड करती जा रही हूँ,
तो उस आइसोलेशन के पूरे वीडियो को आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, बट डेफ़िनिटली लैब में कैसे डीएनए आइसोलेशन करते हैं इसका एक प्रॉपर मेथड और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो के साथ दिखाऊँगी। तो अभी आप इतना समझो कि आइसोलेट प्रेसिपिटेट करने के बाद हम उसको वॉशिंग और उसका रीसस्पेंशन करते हैं। वॉशिंग के लिए हम 70% इथेनॉल को यूज़ करते हैं और रीसस्पेंशन हम किसमें करते हैं? रीसस्पेंशन मतलब होता है डीएनए को डिसॉल्व कर देना। तो कैसे करते हैं? न्यूक्लियस फ्री वाटर से, ओके? तो ये सारी चीज़ हो गई। प्रोसेस कैसे रहता है? इसको हम बोलते हैं एमसीटी। एक एमसीटी में हमने एसटीएस डाला, प्रोटीनेज के डाला, इंक्यूबेट कराया ताकि टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर ने काम किया, तो हमने उसके बाद फिनॉल क्लोरोफॉर्म से उसका फेज सेपरेशन कराया और उसको फाइनली एक एक्वस फेज में लाके ट्रांसफर कर लिया। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि जितने रीजेंट्स हमने यूज़ करे हैं, उन रीजेंट्स का क्या काम होता है? कैसे वो रीजेंट्स काम करते हैं? तो सबसे पहला रीजन जो मैंने आपको बताया था वो था लाइसिस बफर। तो लाइसिस बफर का काम मैंने आपको बता दिया था ना, लाइसिस बफर का काम होता है सेल को लाइस करना, सेल को तोड़ना। तो तोड़ने के लिए सेल का यूज़ करते हैं। इसमें एसटीएस में मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ रोल प्ले करता है वो एसटीएस होता है। इसके बाद ईडीटी है। ईडीटी एज अ चिलेटिंग एजेंट काम करता है, जो कि सेल में जितने भी मेटल आयंस प्रेजेंट रहते हैं, डीएनएस प्रेजेंट रहते हैं, उनको हटाने का काम करेगा। इसके बाद प्रोटीनेज के क्या काम कर रहा था? प्रोटीनेज के प्रोटीन के डाइजेशन का काम कर रहा था। सिंपल वर्ड में आप याद रखो, ज़्यादा ईज़ी रहेगा। इसके बाद फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइल अल्कोहल यूज़ कर रहे थे। ये क्या काम कर रहा था? ये सेपरेट कर रहा था प्रोटीन को, फेस सेपरेशन में हेल्प कर रहा था, राइट? इसके बाद अल्कोहल का यूज़ कर रहे थे। अल्कोहल का यूज़ क्यों कर रहे थे? ताकि हम डीएनए को प्रेसिपिटेट कर लें। क्यों? क्योंकि डीएनए इसमें इनसॉल्युबल रहता है। इसके बाद हम सोडियम एसीटेट और मल्टीपल सॉल्ट्स यूज़ करेंगे प्रोसेस के टाइम पे। उसका भी फंक्शन ये रहेगा कि आप डीएनए के बैकबोन को बिना डैमेज करे अच्छे से प्रेसिपिटेट आउट कर लो। उसके बाद हम ये बफर्स यूज़ कर रहे थे। बफर इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि हम डीएनए को प्यूरिफाइड फॉर्म में स्टोर कर पाएँ। वो बफर कौन-सा था? इल्यूशन बफर था या टीई बफर था या न्यूक्लियस फ्री वाटर था। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारे केमिकल इसलिए हम डीएनए के आइसोलेशन में यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने आइसोलेशन तो कर लिया। आइसोलेशन के टाइम पे क्या-क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमको लैब में फेस करना पड़ता है। जब आप एक्चुअल लैब में काम करते हो ना, तो जो भी आपने थ्योरीज़ में पढ़ा रहता है, लिटरेचर में पढ़ा रहता है, एक्सपेरिमेंट, वो उससे कभी-कभी कंप्लीटली ऑपोज़िट हो जाएगा। कभी-कभी आप सेम चीज़ फ़ॉलो करोगे बट आपके रिजल्ट्स नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि आपके अदर फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे होंगे, आपसे कोई गलती हो रही होगी। उन गलतियों को ट्रबल शूट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं? तो हमें ये हो सकता है कि हमें डीएनए का क्वालिटी बहुत लो मिले, बहुत कम डीएनए मिले या बहुत खराब डीएनए मिले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम कोई पुराने सैंपल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉरेंसिक केसेस में यूज़ करते थे बोन, कोई पुरानी डेड बॉडी मिली, ठीक है? तो वो पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि वो डीएनए बहुत डिग्रेडेड रहेगा, बहुत डैमेज रहेगा, तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते। फिर डीएनए में किसी तरह के आरएनए का कंटैमिनेशन हो सकता है, तो भी हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते। इसके लिए हम आरएनएज़ को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आरएनए जो है उसका कंटैमिनेशन हट जाए, ठीक है? और डीएनए की क्वालिटी मैंने पहले बता दिया, हो सकता है बहुत पुअर आई हो, बहुत इन्हिबिटर्स आए हों, जैसे सॉइल हो गया, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ये सब इन्हिबिटर्स का काम करते हैं। तो अगर आप बहुत पुराने डेड बॉडी के केसेज़ हैंडल कर रहे हो, तो उसमें बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि सॉइल का कुछ पार्ट चला जाए या कुछ इन्हिबिटर आ जाए, ह्यूमिक एसिड आ जाए, तो जो कि आपके रिजल्ट्स को अफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है? तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट क्या होगा कि आपका डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा। पीसीआर में डीएनए एम्प्लीफाई ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सॉइल प्रेज़ेंट है, सॉइल पीसीआर को इन्हिबिट कर देगा, हीमोग्लोबिन प्रेज़ेंट है, वो पीसीआर को इन्हिबिट कर देगा। डीएनए का क्वालिटी इतना लो है कि वो एम्प्लीफाई नहीं कर पाएगा, प्राइमर्स नहीं बाइंड हो पाएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे फेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही था डीएनए आइसोलेशन। कैसे करते हैं, क्या फैक्टर काम करते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मोस्टली जो पार्ट मैं इमेजिन कर सकती थी कि मैं किसी को एक्सप्लेन करूँगी, वो मैंने इस वीडियो में डाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।